Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the summary of the novel Sister Carrie written by a prolific American novelist and journalist Theodore Dreiser. So this novel was published in 1900 and the genre of the novel is realism and naturalism. And Theodore Dreiser was born on 27th August 1871 and died on 28th December 1945. तो आज की इस वीडियो में हम इस नॉवल की डिटेल समरी को देखेंगे इंक्लूडिंग ऑल द कैरेक्टर्स, यानी पूरी कहानी को अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो के अलावा एक और वीडियो है, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ सिस्टर कैरी की कहानी को देखा है शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, मतलब शुरू से जैसे जैसे उसकी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर कैसे उसकी जर्नी एंड हुई और फिर वो कैसे सक्सेसफुल हो गई अपनी लाइफ में, तो उस चीज़ को हमने डिस्कस किया उस वीडियो में, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इस नॉवल को हम टोटल 8 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट, बिगनिंग ऑफ द स्टोरी। तो देखो, यानी इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है। कैरी मीबर, यानी ये जो कैरोलाइन है, इसका पूरा नाम है कैरोलाइन मीबर और इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैरी मीबर। कैरी मीबर, अ यंग कंट्री गर्ल, लीव्स हर स्मॉल टाउन टू सीक अ बेटर लाइफ इन शिकागो। तो देखो, एक यंग गर्ल है, अब इसका जो एज है वो मेंशन नहीं किया गया है कि ये 17 की है या फिर 18 की है। ठीक है, तो ये यंग गर्ल है और ये अपने छोटे से गांव से बड़े शहर में जाती है, बिग सिटी में जाती है, शिकागो में। किस लिए? एक अच्छी बेटर लाइफ के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्योंकि बड़ी सिटी है तो वहाँ इसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अपनी लाइफ में ये काफ़ी कुछ कर सकती है। तो उस चीज़ के लिए ये छोटे गांव से बड़े शहर में जाती है, शिकागो में। She moves in with her sister Minnie Hansen and brother-in-law Sven Hansen। तो जब ये शिकागो में जाती है तो वहाँ ये अपने बहन के घर पे जाती है, मिनी हैंसन के घर पे, और अपने ब्रदर इन लॉ यानी अपने जीजा के घर पे। कौन? स्वेन हैंसन। मिनी इज प्रैक्टिकल, स्ट्रिक्ट एंड फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड। शी एक्सपेक्ट कैरी टू अर्न मनी इमीडिएटली एंड कंट्रीब्यूट टू द हाउस होल्ड। तो जैसे ही कैरी शिकागो में अपनी बहन के घर पे जाती है, मिनी के घर पे, तो मिनी का नेचर है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और स्ट्रिक्ट है। ठीक है, यानी देखो, मतलब वो स्ट्रिक्ट भी है और फाइनेंशियली डिसिप्लिन भी है, यानी वो ऐसे ही पैसे खर्च नहीं करती है बेफालतू में, तो उसके पास पैसों का पूरा हिसाब रहता है। तो जैसे ही कैरी उसके घर पे जाती है, मिनी के घर पे शिकागो में, तो मिनी उससे एक्सपेक्ट करती है कि वो जल्दी से नौकरी ढूंढे, जॉब ढूंढे और अर्निंग स्टार्ट करे, ताकि उसके हिस्से में जो भी घर के खर्चे आ रहे हैं वो अपना खर्च खुद उठा सके। Sven is quiet, hardworking and routine-driven, showing the mechanical disciplined life of the working class। तो देखो, स्वेन कौन है? इसका ब्रदर इन लॉ, कैरी का ब्रदर इन लॉ और मिनी का हस्बैंड स्वेन हैंसन। ये क्वाइट है यानी शांत है, हार्ड वर्किंग है एंड रूटीन ड्रिवन, यानी एक इसका रूटीन फिक्स है और वो उसी में चलता रहता है। ठीक है, एक मोनोटोनस एक तरीके से, वही बोरिंग सी चीज़ बार बार वही सेम चीज़ चलती रहती है। शोइंग द मैकेनिकल डिसिप्लिन लाइफ ऑफ द वर्किंग क्लासेस का सिंपल सा मतलब, मैकेनिकल का सिंपल मतलब है जैसे कि कोई मशीन एक ही काम बार बार सेम तरीके से करती रहती है, उसी तरीके से इन लोगों की लाइफ भी बिल्कुल सेम है। और ये लोग वर्किंग क्लास की एक तरीके से हालत दिखाते हैं कि उनकी कैसी हालत है। ये दोनों, स्वेन हैंसन और मिनी हैंसन, ये दोनों। Carrie is treated coldly and unsympathetically. She receives little warmth or guidance, which makes her feel isolated। तो देखो, जब कैरी इनके घर पे जाती है तो कोई भी अगर इंसान नया नया किसी के घर पे जाता है तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी अच्छे से खातिरदारी हो, लेकिन जब कैरी उसके घर पे गई तो उसके साथ कोल्डली बिहेव किया गया, मतलब बिल्कुल वैसे जैसे वो कोई नई नहीं है, कोई मेहमान नहीं है। मतलब वो जैसे ही आई तो सब उसे एक्सपेक्ट करे कि वो घर का खर्चा उठाए जो भी उसके हिस्से में है। तो एक तरीके से ये भी, और अनसिम्पैथेटिकली किस लिए? क्योंकि वो अभी अभी आई है, तो कोई बाहर से आता है तो उसको एक्सप्लोर करना होता है, देखना होता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है। जॉब भी अगर वो ढूंढती है तो उसको फिर भी उसके लिए कुछ टाइम चाहिए। तो इसके साथ ऐसा नहीं हुआ और वो लोग उससे मतलब एक तरीके से एक्सपेक्ट करे कि जैसे ही आई है वैसे ही जल्दी से काम धंधा ढूंढे और फिर अपने पैसे कमाना शुरू करे, अपना खर्च खुद से करे। तो इसलिए तो ऐसे में, ऐसे एनवायरनमेंट में जब उसके घर में ही उसकी जो बहन है और उसका जो ब्रदर इन लॉ है ऐसा बिहेव करते तो उसको अकेला महसूस होने लग जाता है। शी स्टार्ट्स वर्किंग इन अ कॉर्सेट फैक्ट्री बट द वर्क इज मोनोटोनस, लो पेइंग एंड हार्श। तो देखो, यहाँ पर एक चीज़ है दैट नीड्स टू बी क्लियर, कि ये चीज़ बिल्कुल श्योर है कि ये फैक्ट्री में काम करती है, लेकिन कौन से फैक्ट्री में? क्योंकि कुछ समरीज में कहा जाता है कि ये शू फैक्ट्री में काम करती है और कुछ में कहा जाता है कि ये कॉर्सेट फैक्ट्री में काम करती है। शू फैक्ट्री का सिंपल सा मतलब है जूते जहाँ बनती है, और कॉर्सेट एक ड्रेस होता है, तो उसकी फैक्ट्री। ठीक है, तो मतलब इसको फैक्ट्री में जॉब मिल जाती है शुरू शुरू में, पर वो मोनोटोनस होती है, यानी बहुत ज़्यादा थका देने वाली और बिल्कुल सेम सेम, जिससे इंसान बोर हो जाए। लो पेइंग यानी बहुत कम सैलरी मिलती है उसको, और हार्श यानी बहुत मेहनत है एक तरीके से।
ठीक है, अब हम इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैरी सिस्टर्स होम रिफ्लेक्ट्स हार्श वर्किंग क्लास रियलिज्म, डिसिप्लिन, फाइनेंशियल स्ट्रिक्टनेस एंड लिटिल इमोशनल सपोर्ट। तो देखो, जो कैरी है उसकी बहन का घर जो है उसमें कैसा माहौल है कि वो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। एक तो हार्श तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं, हार्ड वर्किंग भी है, और वर्किंग क्लास रियलिज्म, यानी जैसे कि होते हैं ना कांस्टेंट काम करते रहना। अगर तुम्हें जीना है, तुम्हारे जो भी खर्चे हैं उसके लिए तुम्हें कांस्टेंट काम करना पड़ेगा। अगर तुमने कुछ टाइम के लिए भी काम छोड़ा तो फिर तुम्हारा खर्चा नहीं चल सकता। तो इस तरीके से तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है इसके घर में, और थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीटिंग चार्ल्स स्ट्राउट। ये भी हमारे इस नॉवल का कैरेक्टर है, और इससे कैसे कैरी की मुलाकात होती है वो देखेंगे। Carrie meets Charles Stroud, a charming traveling salesman who offers her attention, comfort and small luxuries. तो देखो, कैरी जो है वो चार्ल्स स्ट्राउड से मिलती है। ये दिखने में कैसा है, चार्मिंग है, अच्छा दिखता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन है, और ये ही खुद से ही जाके उसको ऑफर करता है, मतलब उससे बात करना शुरू कर देता है। और मतलब स्मॉल लग्जरीज का मतलब इसको कुछ कुछ चीज़ें देता है और उसको बताता है लग्जरी के बारे में, कंफर्ट के बारे में, क्योंकि ये शिकागो में ऑलरेडी रहता है। ठीक है, ड्राउट इज केयर फ्री, मटीरियलिस्टिक एंड प्लेजर सीकिंग, लिविंग फॉर फन एंड अपीयरेंस। तो ड्राउट का नेचर कैसे कि केयर फ्री है, किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेता, और हमेशा केयर फ्री का मतलब है किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, इसको बिल्कुल मज़े वाला इंसान है। मटीरियलिस्टिक है एंड प्लेजर सीकिंग, यानी इसको बस उसी चीज़ से मतलब है जिसमें इसको खुशी मिले। एंड लिविंग फॉर फन एंड अपीयरेंस, यानी ये फ़न करता है, बहुत एन्जॉयमेंट करता है, और अपीयरेंस, इसको इस चीज़ की भी बहुत फिक्र रहती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, मेरे ऊपर कैसे कपड़े अच्छे लगेंगे, इस तरीके से। कैरी इज़ ड्रॉन टू हिम बिकॉज ऑफ हर डिज़ायर फॉर कम्फर्ट एंड एस्केप फ्रॉम हार्श फैमिली लाइफ, नॉट बिकॉज ऑफ कॉन्शियस मैनिपुलेशन। देखो, जब कैरी अपनी बहन के घर में रहती है तो वहाँ का माहौल इसको बिल्कुल भी नहीं पसंद। एक तो प्रेशराइज किया जाता है पैसे कमाने के लिए, ऊपर से उनका बिहेवियर भी इसके लिए अच्छा नहीं है। तो फिर जब इसे जॉब मिलती है शू फैक्ट्री में या फिर कॉर्सेट फैक्ट्री में, तो थोड़े दिन ये काम करती है, इसको कुछ कुछ वेजेस मिलते हैं, उसके बाद इसकी तबीयत खराब हो जाती है तो वहाँ से इसकी जॉब चली जाती है। अब उसके बाद फिर से इसके सिस्टर प्रेशराइज करती है, लेकिन इसको अब वो सब चीज़ नहीं करना, यानी एकदम से होता है ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत है और कम सैलरी है इसकी, तो उससे उसका गुजारा नहीं चल रहा था। तो ऐसे में फिर इसको याद आया चार्ल्स स्ट्राउड, तो चार्ल्स स्ट्राउड से ये हेल्प लेने जाती है। तो चार्ल्स स्ट्राउड क्या करता है, उसको अलग से फ्लैट दिलवा देता है। तो अब ये अपनी सिस्टर और अपने ब्रदर इन लॉ के साथ नहीं रहती है, बल्कि उस फ्लैट में रहती है जो कि इसको चार्ल्स स्ट्राउड ने दिलवाया था। और ये चीज़ इसने इंटेंशनली नहीं करी, ये चीज़ इसको नीड थी इस चीज़ के, इसलिए इसने ऐसा किया। क्योंकि जो इसका नेचर है, हम देखेंगे कि ये यंग गर्ल है और ये बिल्कुल भी चालाक नहीं, ये बहुत इनोसेंट सी, और इसके ऊपर लोगों का प्रभाव पड़ जाता है। और क्योंकि ये छोटे गाँव से आई है बड़े से शहर में, बड़ी सिटी में, तो इसीलिए इसको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है, लुभाती है, जो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं दिखने में, वो सारी चीज़ें, और जिसके डिज़ायर है कि इसे भी वो सारी चीज़ें चाहिए, उसे भी वो कंफर्ट चाहिए। तो ये चार्ल्स स्ट्राउड से हेल्प इसलिए लेती है क्योंकि इसे ज़रूरत होती है, इसलिए नहीं कि ये उसको यूज़ करना चाहती है या फिर मेहनत नहीं करना चाहती है। इसलिए ये उसने सीधा ये चॉइस बना ली कि वो उससे हेल्प ले, क्योंकि इसके लिए शिकागो एक नई सिटी है, तो इसको ऑलरेडी किसी की हेल्प चाहिए। तो चार्ल्स स्ट्राउड जो है इसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है इस चीज़ में, इसीलिए वो उसकी हेल्प लेती है, ना कि वो इंटेंशनली उसको यूज़ करती है। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्शियस मैनिपुलेशन। इसका सिंपल सा मतलब है यानी सोच समझ के, ऑलरेडी सोच समझ के, जानबूझ के किसी का फ़ायदा उठाना। तो ऐसा कैरी ने नहीं किया, उसको ज़रूरत थी, इसीलिए उसका झुकाव थोड़ा था चार्ल्स स्ट्राउड को लेके कि क्योंकि ये उसको जानती है तो वो उसकी हेल्प कर सकता है, सिर्फ इसलिए। ठीक है, कॉन्शियस मैनिपुलेशन का मतलब होता है कोई इंसान जब जानबूझ के दूसरों को मैनिपुलेट करके उसको यूज़ करता है, उसके मनी का फ़ायदा उठाता है। दे मेक द मोस्ट ऑफ देयर मनी, वेल्थ, और जो भी चीज़ें हैं उन सब की। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं सिग्निफिकेंट पॉइंट, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस शोज कैरीज मोरल अनसर्टिनिटी एंड पैसिव डिपेंडेंस ऑन मेन इन हर अर्ली सिटी लाइफ। तो देखो, इसमें हम देखेंगे कि जो भी हमने अभी जाना, ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है, कैरी की मोरल अनसर्टिनिटी। इसका सिंपल सा मतलब है कि उसको इस चीज़ की समझ नहीं है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। वो थोड़े दिन रुक के जॉब एक्सप्लोर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने सीधा ड्राउट से हेल्प ले ली। ठीक है, और ये चीज़ दिखाती है इसकी पैसिव डिपेंडेंस ऑन मैन, यानी किस तरीके से वो दूसरों पे खुद एक्सप्लोर ना करके चीज़ों को दूसरे के ऊपर एकदम से डिपेंड हो गई। ठीक है, ये चीज़ हम इसमें देखते हैं। फिर हम थर्ड देखेंगे मीटिंग जॉर्ज हर्स्टवुड। जॉर्ज हर्स्टवुड ये इस नॉवल का थर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और इसकी मुलाकात होती है जॉर्ज हर्स्टवुड से, किसके थ्रू, चार्ल्स ड्राउट के थ्रू। कैरी मीट्स जॉर्ज हर्स्टवुड द मिडिल एज्ड सलून मैनेजर।
तो कैरी जो है वो जॉर्ज हर्सवुड से मिलती है। मिडिल एज्ड का है ये और ये सलून मैनेजर है, यानी शिकागो में इसका एक सलून होता है। सलून का सिंपल सा मतलब है जहाँ पे लोग बैठ के ड्रिंक करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। एक तरीके से हम समझ सकते हैं बार या फिर पब। Hurstwood is proud, respected and morally weak. He is tempted by Carrie and steals money to be with her. तो देखो हर्सवुड जो है वो प्राउड है, रिस्पेक्टेड है, बट मोरली वीक है। यानी प्राउड, रिस्पेक्टेड, प्राउड का सिंपल सा मतलब है कि उसकी जो पोजीशन है सोसाइटी में, उस चीज़ से, उसके पास जो वेल्थ है, उस चीज़ से उसने जो नाम कमाया है, सब उसको जानते हैं, उस चीज़ से ये पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन ये मोरली वीक है। ये जब कैरी को देखता है तो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है क्योंकि वो यंग है, और एक और चीज़ कि ये मैरिड इंसान है, ठीक है। इससे पहले जो था ड्राउड, चार्ल्स ड्राउड, वो मैरिड नहीं था, ठीक है, लेकिन ये मैरिड इंसान है और ये कैरी को देख के उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। और जब ये उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, कैरी इससे बातचीत करती है, तो इन दोनों की आपस में बातचीत हो जाती है। और ये जो है हर्सवुड, ये अपने घर से पैसे चुरा लेता है, जितने भी पैसे होते हैं वो सारे पैसे चुरा के कैरी के साथ न्यूयॉर्क भाग जाता है, ठीक है। यानी अपने घर से सारे पैसे चुरा के वो सोचता है कि आगे की लाइफ जो है वो कैरी के साथ बिताएगा। तो सब कुछ छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, उसके पास जो वेल्थ है, उसने जो नाम कमाया है, वो सब कुछ छोड़ के न्यूयॉर्क चला जाता है। किसके साथ रहने? कैरी के साथ। और ये दोनों न्यूयॉर्क चले जाते हैं। कैरी डज नॉट इंटेंशनली यूज हर्सवुड। हर इन्वॉल्वमेंट इज लार्जली इनोसेंट, ड्रिवन बाय सर्कमस्टांसेस एंड डिजायर फॉर सिक्योरिटी। तो देखो कैरी जो है ये सारी चीज़ें जो वो उसके साथ भाग के न्यूयॉर्क में आई, और जो भी चीज़ें थी, इसने इंटेंशनली नहीं किया। इसने क्यों किया? क्योंकि ये पहला पॉइंट तो ये है कि ये इनोसेंट है, और जो भी चीज़ें वो कर रही है वो उसके परिस्थिति की वजह से, वो जो भी उसकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस है उस चीज़ की वजह से। हर्सवुड सीज कैरी एज यूथफुल एंड एडमिरेबल, रिवाइविंग हिज सेल्फ एस्टीम। तो देखो जो हर्सवुड है ये जब भी कैरी के साथ रहते हैं बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता है और इमोशनली अटैच्ड फील करता है, ठीक है। और उसके हिसाब से कैरी जो है ये बहुत ज़्यादा यंग है, उसके अंदर एक फ्रेशनेस दिखती है, वो बहुत ब्यूटीफुल है हर्सवुड के अकॉर्डिंग, और ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट भी है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी उसके साथ रहते तो ये बहुत ज़्यादा खुश रहता है। और जब ये कैरी से नहीं मिला था, कैरी के मिलने से पहले जब ये अपनी फैमिली के साथ रहता था, तो ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता था और अनहैप्पी रहता था। क्यों? क्योंकि इसकी जो फैमिली है, जो वाइफ है और इसकी दोनों बेटियां, ये तीनों ही इसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, ना ही इनका आपस में प्यार है। यानी इनकी फैमिली में बिल्कुल भी इमोशनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है और ना ही प्यार नाम की कोई चीज़ है, ठीक है। तो ये जब अपनी फैमिली के साथ रहता था, यानी कैरी के मिलने से पहले ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहता था, अनहैप्पी रहता था। लेकिन जब से इसको कैरी मिली है बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा है, और अब ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फील करता है। फिर हम देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट, कैरीज राइज इन द सिटी। अब देखेंगे हम कैरी के बारे में कि कैसे कैसे सिटी में ग्रो करती है। कैरी learned city manners and fashion influenced by Mrs. Vance, who shows her how to imitate wealthy women. तो जब ये लोग न्यूयॉर्क में होते हैं तो इनकी एक पड़ोसी होती है मिसेस वैंस, और उसका पूरा नाम होता है मिसेस जूलिया वैंस। तो यही एक ऐसी लेडी है जो कि कैरी को बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है, उसको पुश करती है कि तुम्हें अमीर होना है, तुम्हें वेल्दी होना है, और वही इसको फैशन सिखाती है, स्टाइल सिखाती है, और ये चीज़ सिखाती है कि जो भी रिच वुमेन होती हैं, अमीर औरतें होती हैं, वो किस तरीके से कपड़े पहनते हैं। तो एक तरीके से ये उसको बताती है कि जो भी रिच वुमेन कपड़े पहनते हैं, जो भी वो लोग स्टाइल करते हैं, उस चीज़ को कॉपी करो, उन्हीं की तरह बिल्कुल रेडी हो, ठीक है। फिर हम देखेंगे शी बिकम्स मोर एम्बिशियस एंड इंडिपेंडेंट, ग्रेजुअली लिविंग ड्राउट। और फिर धीरे धीरे जो कैरी है, जिसको हमने देखा था शुरुआत में बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती है और बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है दूसरों की बातों में, अब ये एम्बिशियस हो चुके हैं। यानी अब इसके अंदर एक चीज़ है कि इसको सक्सेसफुल बनना ही है अपनी लाइफ में, और ये इंडिपेंडेंट भी हो जाती है और धीरे धीरे ये डाउट को छोड़ती जाती है, ठीक है। कैरी एंटर्स द थिएटर वर्ल्ड, इवेंचुअली अचीविंग फेम एंड फाइनेंशियल सक्सेस। तो ये धीरे धीरे थिएटर वर्ल्ड में जाती है, एक्टिंग करती है वहाँ पर, और लास्ट में वो सक्सेसफुल हो जाती है, वो एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन जाती है। डिस्पाइट मटेरियल कंफर्ट, शी रिमेन्स इमोशनली डिससेटिस्फाइड, शोइंग द इल्यूजन ऑफ अमेरिकन ड्रामा। तो देखो ये सारी चीज़ें होने के बाद, मटीरियलिस्टिक कंफर्ट होने के बाद, यानी उसके पास सब कुछ है जो भी उसको चाहिए, ठीक है, उसके बाद भी इसके अंदर मन की शांति नहीं है, यानी वो इमोशनली डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है, जो कि अमेरिकन ड्रीम इल्यूजन को शो करता है। इसका सिंपल सा मतलब है मटेरियल सक्सेस विदाउट इनर हैप्पीनेस, यानी आपके पास सब कुछ होगा लेकिन मन की शांति नहीं होगी। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, हर्सवुड डिक्लाइन, यानी इसका डाउनफॉल।
हर्सवुड स्लोली डिक्लाइंस आफ्टर लीविंग हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ये धीरे धीरे इसका डाउनफॉल शुरू होने लग जाता है जैसे ही अपने वाइफ और बच्चों को छोड़कर शिकागो में छोड़कर न्यूयॉर्क चला जाता है। लूजेस जॉब, मनी एंड सोशल रिस्पेक्ट, यानी इसकी जॉब भी चली जाती है, इसके पास अब पैसे भी नहीं है और सोशल रिस्पेक्ट यानी समाज में जो इसकी इज्जत थी वो भी खत्म हो जाती है क्योंकि सबको पता लग जाता है कि वो एक लड़की के साथ भाग गया अपने घर में पैसे चोरी करके। एक्सपीरियंसेस लोनलीनेस एंड हेल्पलेस। अब ये इन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, लोनलीनेस को और हेल्पलेसनेस को, यानी चाहकर भी अब कुछ नहीं हो सकता। इवेंचुअली कमिट सुसाइड, और बाद में ये सुसाइड कर लेता है। हिज डॉटर्स एंड वाइफ शो इंडिफरेंस and coldness once he loses status, highlighting how wealth and power shape social and family relationship। तो देखो जैसे इसके पास अब पैसे नहीं है और ना ही इसका कुछ रिस्पेक्ट है पूरे समाज में, तो ये सब कुछ होने के बाद मतलब जैसे ही इसके पास से सब कुछ छिन गया, वैसे ही जो इसकी वाइफ है और इसके डॉटर्स है इसको इज्जत देना बंद कर दिया उन लोगों ने। तो ये चीज़ हमें बताती है कि किस तरीके से वेल्थ होना, पावर होना एक तरीके से फैमिली रिलेशनशिप को बनाए रखता है और सोशल में आपका एक स्टेटस जो है वो बनाए रखता है। किस वजह से? सिर्फ पैसे और पावर होने से। और जैसे इसके पास से ये दोनों चीज छिन गई, अब इसके पास ना ही इज्जत है ना ही अब इसकी फैमिली बची है। अब हम चलते हैं 6 पॉइंट पे, सोशल एंड थीमेटिक सिग्निफिकेंस। फर्स्ट पॉइंट है इसका सिस्टर्स होम, मिनी एंड स्वेन, यानी कैरी की जो सिस्टर है मिनी उसका घर और वहाँ पर उसका जो ब्रदर इन लॉ है स्वेन, वो शोज हार्श वर्किंग क्लास रियलिज्म, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस एंड लिटिल इमोशनल वार्मथ। तो देखो जो इसकी सिस्टर का घर था वहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ देखी? हार्श वर्किंग क्लास रियलिज्म, यानी एक तरीके से जो वो लोग हमेशा वर्क करते रहते हैं, मतलब उन्हें कॉन्स्टेंटली वर्क करना ही पड़ता है, वो चीज़ दिखाई गई हमें। डिसिप्लिन था उनके घर में, स्ट्रिक्टनेस थी एंड लिटिल इमोशनल वार्मथ, यानी बहुत ही ज़्यादा कम इमोशनल सपोर्ट था। फिर हम देखेंगे अर्बन वर्सेस रूरल लाइफ, कैरीज ट्रांजिशन शोज द चैलेंजेस एंड टेम्पटेशंस ऑफ सिटी लाइफ। अर्बन वर्सेस रूरल का क्या मतलब है? क्योंकि जो कैरी है वो अर्बन में जाती है, यानी रूरल से अर्बन सिटी में जाती है, यानी अपने गांव से बड़े शहर में जाती है। तो ये चीज़ हमें क्या दिखाती है? चैलेंजेस, कि नॉर्मल लोगों की ज़िंदगी में कितने ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं और टेम्पटेशन, किन किन चीज़ों से वो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, मटीरियलिज्म एंड अमेरिकन ड्रामा। वेल्थ एंड फेम डू नॉट गारंटी हैप्पीनेस, यानी मटीरियलिज्म और अमेरिकन, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो वेल्थ और फेम है वो हमेशा आपकी हैप्पीनेस को गारंटी नहीं करती है। यानी आपके पास हमेशा पैसा होगा, हमेशा पावर होगा, लेकिन आपके पास हमेशा खुशी होगी, इस चीज़ की गारंटी कोई नहीं देता। यानी जब भी हमेशा नॉर्मल लोग कहते हैं ना कि इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके पास तो बहुत फेम है, तो ये खुश ही रहता होगा, पर हमेशा ऐसा नहीं होता। फिर है नेक्स्ट पॉइंट, मोरल अनसर्टेनिटी एंड एम्बिशन। Carrie's choices reflect confusion and desire for upward mobility। यानी यहाँ पे मोरल अनसर्टेनिटी और एम्बिशन का क्या मतलब है? मोरल अनसर्टेनिटी यानी देखो जो कैरी है वो इनोसेंट है बहुत ज़्यादा, तो उसके एज के हिसाब से उसे नहीं पता कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, लेकिन वो एम्बिशियस थी, तो इसलिए उसने जो भी किया अपने सर्कमस्टांसेस के लिए किया, ठीक है, ना कि किसी का फ़ायदा उठाने के लिए किया। और किस लिए किया? ताकि मतलब अपवर्ड मोबिलिटी का मतलब है कि अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करना, जहाँ पर वो है उससे ऊपर उठना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्रिटिक। हर्सवुड्स फॉल डेमोन्स्ट्रेट्स द फ्रेजिलिटी ऑफ स्टेटस एंड मोरालिटी इन अ मनी ड्रिवन वर्ल्ड। तो देखो हर्सवुड जो था एक अमीर इंसान था, ठीक है, हालांकि वो मैरिड था लेकिन उसके अलावा बहुत ज़्यादा अमीर था, उसके पास फेम था, सोसाइटी में उसका एक नाम था। उसके पास ये सब खत्म हो जाने के बाद कुछ भी नहीं बचा, यानी मतलब पैसा खत्म हुआ तो उसकी इज्जत भी चली गई। तो एक तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, यानी जहाँ पे सिर्फ पैसों की वैल्यू की जाती है, तो हमने ये देखा कि कोई भी इंसान अगर उसके पास पैसा है तो उसके पास इज्जत है, ठीक है, क्योंकि वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर पैसों की वैल्यू होती है। फिर हम देखेंगे 7th पॉइंट, कंक्लूजन। कैरी अचीव्स वेल्थ एंड फेम बट इज इमोशनली अनफुलफिल्ड। तो देखो कैरी जो है लास्ट में सब कुछ अचीव कर लेती है, पैसा भी, फेम भी, लेकिन इमोशनली वो खालीपन ही महसूस करती है। हर्सवुड वंस प्राउड डाइज इन पॉवर्टी एंड डिस्पेयर। और जो हर्सवुड था जो कि एक समय पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता था अपने ऊपर, क्योंकि उसके पास हर चीज़ थी, उसकी लाइफ के एस्पेक्ट में, हर एस्पेक्ट में उसके पास सब कुछ था। उसके पास मनी था, फेम था, उसके पास फैमिली थी। उसके बाद भी जो भी उसने डिसीजन लिया, उसने जो गलत चॉइसेस की अपनी लाइफ में, उसकी वजह से उसने अपनी लाइफ खुद खराब की। यानी एक समय ऐसा था जब उसके पास सब कुछ था, लेकिन बाद में उसकी मृत्यु कैसे हुई?
कि वो बिल्कुल गरीब हो गया, नशे वशे करने लगा था, डिप्रेस्ड रहने लगा था, निराश रहने लगा था और फिर उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं बचा। द नॉवल क्रिटिक्स मटीरियलिज्म, एम्बिशन एंड द अमेरिकन ड्रीम्स इल्यूजन, शोइंग दैट सक्सेस इज नॉट सेम एज हैप्पीनेस। तो देखो नॉवल जो है एक तरीके से क्रिटिसाइज करती है इस चीज़ को, यानी उसकी बुराई करती है किस चीज़ की, मटीरियलिज्म की। कि यानी अगर हमें कोई चीज़ चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि हमें खुशी मिले, वो इनर पीस नहीं होती है, ठीक है। जो भी ऊपर ऊपर की चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें एम्बिशन एंड अमेरिकन ड्रीम सोल्यूशन इन सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज करती है, यानी इनकी बुराई करती है। क्योंकि इन सारी चीज़ों से हम सिर्फ ऊपर की ही चीज़ें दिखा सकते हैं, ऊपर की खुशी दिखा सकते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर की खुशी होती है, मन की खुशी, पीस ऑफ माइंड, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती हैं इन सारी चीज़ों से। तो इसलिए ये जो नॉवल है ये इन सबको क्रिटिसाइज करता है, मटीरियलिज्म को, एम्बिशन को एंड अमेरिकन ड्रीम्स। अमेरिकन ड्रीम्स इल्यूजन का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सक्सेस इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। फिर 8th पॉइंट है हमारा अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ का सिंपल सा मतलब है सिटी लाइफ। अब यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान के लिए, कोई भी मिडिल क्लास इंसान के लिए, फिर वर्किंग क्लास इंसान के लिए सक्सेसफुल होना बहुत बड़ी बात है। उनकी आधे से ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल ही होता रहता है। जैसे कि मिनी और उसका हस्बैंड, वो लोग हमेशा से शिकागो में ही रहते, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, तो वो लोग सक्सेसफुल नहीं हुए, है ना। उन्हें अपने एक्सपेंसेस के लिए डेली डेली कॉन्स्टेंटली काम करना पड़ता है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कैरी, जो कि फेमस एक्ट्रेस बन चुकी है। फिर है एम्बिशन, लक्ष्य। जो एम्बिशन होता है इंसान के सामने, मतलब जो भी अच्छी चीज़ क्या है, बुरी चीज़ क्या है, सिर्फ एम्बिशन की वजह से वो ये सारी चीज़ें नहीं सोच पाते। उन्हें लगता है कि मुझे ये करना है तो मुझे ये किसी भी तरीके से करना हो, भले ही वो तरीका अच्छा हो या फिर बुरा हो। फिर है मोरल अनसर्टेनिटी। इसका सिंपल सा मतलब है जब हम किसी भी चीज़ के लिए श्योर नहीं होते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है, ठीक है, मोरली ये चीज़ सही है या गलत है, जब हम श्योर नहीं होते। फिर है नेक्स्ट वर्किंग क्लास रियलिज्म। इसका सिंपल सा मतलब है वर्किंग क्लास, यानी जब लोग कॉन्स्टेंटली मेहनत करते रहते हैं, उस चीज़ को हम कहेंगे वर्किंग क्लास रियलिज्म, यानी ये एक तरीके से रियलिटी को दिखाता है। फिर है कैपिटलिस्ट क्रिटिक, यानी आलोचना, जहाँ पर सिर्फ पैसे की ही इज्जत करी जाती है, जहाँ पर सिर्फ पैसों की ही वैल्यू होती है, उसकी बुराई करना, कैपिटलिस्ट क्रिटिक। और फिर लास्ट है अमेरिकन ड्रीम्स इल्यूशन। इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो फाइनली हमारी ये जो डिटेल समरी है इस नॉवल की, इसको हमने अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया 8 पॉइंट्स में। और इसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें सिर्फ सिस्टर कैरी के बारे में ही है, उसकी पूरी लाइफ स्टोरी, कि गांव से लेके फिर जो वो शहर में गई उसकी जर्नी कैसी थी। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। और उसके अलावा एक और वीडियो है जिसमें हमने सारे कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो इन दोनों वीडियो के लिंक्स मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। और उसके अलावा जो भी हमने आज डिस्कस किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel, and I'll see you in the next video.